आघातग्रस्त लोग अपने शरीर के अंदर हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। अतीत आंतरिक बेचैनी के रूप में जीवित रहता है। ये शब्द हैं बेसिल वान डेर कॉल्क के। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर कुछ ऐसी यादें संजोए हुए हैं जिन्हें दिमाग समझ ही नहीं पा रहा? मतलब एक अनजाना सा डर या एक कसक जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। बेसिल वैन डेर कॉल्क की किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर इसी सच्चाई पर आप कह सकते हैं रोशनी डालती है। ये किताब बताती है कि ट्रॉमा या आघात सिर्फ एक बुरी याद नहीं है। नहीं, ये हमारे शरीर में, हमारी नसों में और हमारी सांसों तक में जिंदा रहता है। तो चलिए आज शरीर की इस अनकही कहानी को सुनने और समझने की एक कोशिश करते हैं। आज हम इस सफर को 5 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले हम आघात की ऐतिहासिक समझ को जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये हमारे दिमाग और शरीर पर असल में असर कैसे डालता है। फिर इसके बाद हम उपचार के अलग अलग रास्तों को समझेंगे, फिर समुदाय की क्या भूमिका है उसे पहचानेंगे और आखिर में संपूर्णता की ओर जाने वाली यात्रा पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आघात की पुनः खोज, मौन और जागृति का एक इतिहास। देखिए, वैन डेर कॉल्क हमें बताते हैं कि कैसे साइकाइट्री ने बहुत लंबे समय तक ट्रॉमा के असर को एक तरह से अनदेखा ही किया। महिलाओं के दर्द को हिस्टीरिया कहकर खारिज कर दिया जाता था और युद्ध से लौटे सैनिकों के जो लक्षण थे उन्हें अक्सर गलत समझा गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पीढ़ियों तक लोगों ने चुपचाप कष्ट झेला। उन्हें लगा कि शायद कमी उन्हीं में है, न कि इस बात को समझने में कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। फिर 1980 के दशक में पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को एक आधिकारिक मान्यता मिली, जो यकीनन एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन आपको बताऊं, तब भी ध्यान अक्सर सिर्फ लक्षणों पर ही टिका रहा, न कि उस इंसान के गहरे व्यक्तिगत अनुभव पर जिसने वो आघात झेला था। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर कि आघात का हमारे दिमाग और शरीर पर असर क्या होता है। ट्रॉमा हमारे दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल देता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है अमिगडाला, वो हर वक्त मतलब 24/7 चालू रहता है। हर छोटी सी बात पर खतरे का सिग्नल देने लगता है। हिपोकैम्पस जो यादों को सहेजता है, वो अतीत और वर्तमान के बीच का फर्क ही भूल जाता है। और हमारा तर्क संगत दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और इसी न्यूरोलॉजिकल उथल पुथल की वजह से आघात झेलने वाले लोग अक्सर खुद को भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात ट्रॉमा से जुड़े कलंक को हटाती है। ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक शारीरिक चोट है जिसे देखा और समझा जा सकता है। बचपन का ट्रॉमा तो और भी गहरा होता है। देखिए, बच्चे रिश्तों से ही तो दुनिया को समझते हैं। तो जब देखभाल करने वाले ही असुरक्षित महसूस कराएं, तो बच्चे का दिमाग बस जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद को ढाल लेता है। वो या तो अपने भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर देता है, या फिर अपने शरीर से ही अलग थलग महसूस करने लगता है। और इसीलिए वैन डेर कॉल्क डेवलपमेंटल ट्रॉमा डिसऑर्डर जैसा एक शब्द सुझाते हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि पीटीएसडी अक्सर किसी एक बड़ी घटना पर फोकस करता है, लेकिन ये शब्द बचपन के उन लगातार मिलने वाले घावों को पहचानता है जब घर ही सुरक्षित ना हो और बच्चे का पूरा विकास ही खतरे की बुनियाद पर टिका हो। और आखिरकार शरीर अपनी गवाही देता है। पुराना दर्द, पाचन की समस्याएं, ऑटो इम्यून बीमारियां, ये सब सिर्फ लक्षण नहीं है, ये शरीर के सिग्नल्स हैं। जरा सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे लोगों के सामने बोलने से पहले हमेशा पेट में तेज दर्द होता है। हो सकता है ये शरीर उस बचपन की याद दिला रहा हो जब उसे चुप करा दिया जाता था या उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। और ये हमें हमारे तीसरे खंड की ओर ले जाता है, उपचार के रास्ते, शरीर को फिर से अपनाना और दिमाग को फिर से जोड़ना। सिर्फ बात करने वाली थेरेपी, जिसे हम टॉक थेरेपी कहते हैं, वो अक्सर काफ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाषा हमारे तर्कसंगत दिमाग में रहती है, लेकिन ट्रॉमा वो हमारी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं में बसता है। जैसे कोई जानता है कि अब वो सुरक्षित है, ये है तर्कसंगत दिमाग, लेकिन फिर भी शरीर कांपता है और दिल तेजी से धड़कता है, ये है भावनात्मक दिमाग, जहाँ ट्रॉमा रहता है। तो अगर शब्द हमेशा काफ़ी नहीं होते, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है ऐसी थेरेपीज में जो सीधे सीधे शरीर से जुड़ती हैं। यहाँ वैन डेर कॉल्क हमें एक पूरी टूल किट देते हैं, जैसे कि EMDR, जो आंखों की गति के जरिए दर्दनाक यादों को फिर से प्रोसेस करने में मदद करता है। न्यूरोफीडबैक, जो दिमाग को शांत रहना सिखाता है। योग, जो शरीर और दिमाग के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ता है।
थिएटर और कला जैसी चीजें ये हमें नई भूमिकाएं निभाने और अपनी पुरानी कहानियों को फिर से लिखने का मौका देती हैं। और माइंडफुलनेस जो हमें वर्तमान में रहना और खुद के प्रति दयालु होना सिखाती है। और इन सब तरीकों का लक्ष्य आघात को मिटाना नहीं है। और ये समझना कितना सुकून देने वाला है ना। लक्ष्य यादों को मिटाना नहीं, जो अक्सर नामुमकिन सा लगता है, बल्कि दिमाग में नए रास्ते बनाना है, ताकि हम अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में ले सकें। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, समुदाय में उपचार। ट्रॉमा हमें अकेला कर देता है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया खतरनाक है और दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उपचार है वो अकेलेपन में नहीं, बल्कि रिश्तों में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरक्षित रिश्ते इस धारणा को तोड़ते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जुड़ाव मुमकिन है, कि हमें सुना और समझा जा सकता है। ये सुरक्षित रिश्ते एक थेरेपिस्ट, दोस्तों या किसी सहायक समुदाय के साथ हो सकते हैं। लेकिन वैन डर कोल्क उन सिस्टम्स की भी आलोचना करते हैं जो ट्रॉमा को और बढ़ाते हैं। जैसे एक ऐसा स्कूल जो बच्चे के मुश्किल व्यवहार को सिर्फ अनुशासनहीनता समझता है, वो उसके पीछे छिपे ट्रॉमा को नज़रअंदाज कर रहा होता है और सज़ा देकर उस घाव को और भी गहरा कर सकता है। और यही सामुदायिक जुड़ाव हमें हमारे अंतिम पड़ाव की ओर ले जाता है, संपूर्णता की ओर यात्रा, यानी बिखराव से जुड़ाव तक। उपचार का मतलब अतीत को भूलना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन की कहानी का एक हिस्सा बनाना है, उसे एकीकृत करना है। इसका मतलब है बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाना जो समझ में आए। इसका मतलब है अपने शरीर से फिर से दोस्ती करना और ऐसे रिश्ते बनाना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। वैन डर कोल्क हमें याद दिलाते हैं कि उपचार कोई सीधी रेखा नहीं है जहां हम बस आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं, ये एक सर्पिल, एक चक्र की तरह है। हम अक्सर उसी जगह पर वापस लौटते हैं, लेकिन हर बार एक नई समझ और एक नई जागरूकता के साथ। द बॉडी कीप्स द स्कोर एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है कि उपचार संभव है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि मौजूदगी से, शरीर को चुप कराकर नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनकर। और ये यात्रा हम सभी को धीमा होने, एक गहरी सांस लेने और फिर से शुरू करने का एक निमंत्रण देती है।